हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनएफएटी 2023 का क्वेश्चन पेपर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 40 से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, 41 से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो वो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, उन प्लेलिस्ट को देख के आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 2024 में आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज जो कि हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोर्स का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे कोर्स की हेल्प से सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ नोट्स के थ्रू। इसके साथ ही साथ हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो इतने कम टाइम में आप इसे यूटिलाइज करके अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्स। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म grows and develops from a single cell? So reproduction, regeneration, embryogenesis and मेटामॉर्फोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो, जेनेसिस का मतलब ही होता है क्रिएशन या कोई चीज क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो से क्या बन रहा है? एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। देखो, एक शुरुआत में तो सिंगल सेल रहती है ना। उसके बाद फिर वो क्या होती है? उसके बाद मल्टीप्लाई होते 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 एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करती है। इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड विच इज फर्टिलाइज्ड विच इज नोन एज अ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सेल बनती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट, है ना। सो सिंगल सिंगल हाफ हाफ रहते हैं पहले तो, है ना। जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो स्पर्मेटोजोआ सेल बने हैं वो भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है। एंड जो ओजेनेसिस में ओवम क्रिएट होती है वो भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है। जब ये फर्टिलाइज करते हैं तब ये एक सेल बनाते हैं। अभी एक सेल क्या करती है? जिसे हम कहते हैं जाइगोट, ये सिंगल सेल जाइगोट कहलाती है। ये जाइगोट डेवलप होके, डिवाइड होके, मल्टीप्लाई होके क्या बनाती है? एम्ब्रियो बनाती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज टू मल्टीपल राउंड ऑफ सेल डिवीजन। इसके बाद डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है एंड देन मॉर्फोजेनेसिस होती है, मॉर्फोलॉजी क्रिएट होती है। एम्ब्रियो विद स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। नाउ दिस प्रोसेस लेज डाउन द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से सेल स्ट्रक्चर में और फंक्शन में क्या हो जाती है? स्पेशलाइज्ड हो जाती है। तो डिफरेंशिएशन, रेप्लिकेशन, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड है सेल डिवीजन से अटैच्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पिछली बार भी किसी न किसी क्लास में बताया है, जब एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो बेसिक लेयर्स से बनता है ना। जब आपने पहले अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था कि कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है जिसके थ्रू ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ह्यूमंस के केस में वी हैव 3 लेयर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। मीजोडर्म मिडिल लेयर होती है, ठीक है। आउटर लेयर होती है और ये इनर लेयर होती है। ये 3 लेयर होती हैं, ये सेम। इनको हम और क्या कहते हैं? इनको हम कह सकते हैं कि ये वो सेल्स हैं जो डेवलप होके, डिफरेंशिएट होके नई चीज़ें क्या क्रिएट करेंगी? नए ऑर्गन्स क्रिएट करेंगे, न्यू लेयर्स ऑफ स्किन क्रिएट करेगी, ठीक है। जो इस तरीके की सेल्स होती हैं उनको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये किसी भी डिफरेंट यूनिक सेल्स में खुद को मॉडिफाई कर सकती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले सेल डिवीजन होगा, ये सेल डिवीजन करने के बाद एक स्पेशल काम करेंगी एंड डिफरेंशिएट हो जाएगी अपनी पुरानी सेल से। इसी वजह से हम इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये जो तीनों लेयर है ना, आउटर लेयर आपकी क्या बनाती है? इपिडर्मिस बनाती है एंड स्किन की लेयर बनाती है। जो इनर लेयर है वो आपका ब्रेन, नर्व सेल्स बनाती हैं। जो मिडिल लेयर है, जितने भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स है जैसे कि
आपके स्टमक, किडनीज, लंग्स, ये सारी चीज़ें मीजोडर्म से बनती है, मिडिल लेयर से बनती है। तो ये जो मिडिल लेयर है ये क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है और एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर में भी स्पेशलाइज हो जाती है, फंक्शन भी अपना यूनिक फंक्शन परफॉर्म करती है, एंड दे हैव यूनिक रोल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म। Now, during differentiation, cell acquire really very important morphological and functional characteristics that enable them to carry out specific tasks. ठीक है, अभी जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म से लेट्स से आपका स्टमक भी बन रहा है, आपकी किडनी भी बन रही है, तो आपके स्टमक का वर्क अलग है, आपकी किडनी की वर्क अलग है। तो इसी वजह से यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन कहलाती है। डिफरेंशिएट होके इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग हो गया और ये अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के यूनिक वर्क करते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के साइड मूवमेंट होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, जब मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। सो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में भी क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, बट डिफ्यूजन हम यूजुअली गैसियस स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रही है, जैसे कि जो हमारी ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, उसमें हम डिफ्यूजन कहते हैं। बट जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं ऑस्मोसिस, और इसी वजह से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना पड़ता है। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है। अब देखो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी और एक्स्ट्रा आपको एनर्जी लगती है। हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही इन्वेस्ट करी जाती है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, एटीपी इन्वेस्ट करके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर अगर मूवमेंट करा रही है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, जिसे नहीं पता है वो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे जब मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का रिलेशन उसके इन्वायरमेंट के साथ पढ़ते हो तो वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी इज द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो तो वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी से आप किसी एक सब्जेक्ट के लाइक आप हिस्ट्री या फिर उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ते हो तो यूजुअली दैट इज नोन एज इटियोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, ऑर्गेनिज्म को उसके इन्वायरमेंट के साथ समझना, पढ़ना, या उनके बीच का जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, now ecology is the scientific study and relationship between the organism with their environments, with their particular environments. It encompasses the interaction between organism and their biotic living or abiotic, whether living or non-living surroundings. That includes factors such as habitat, climate, resources, and other organisms as well. Now ecologists study topics such as population dynamics, community structure, ecosystem, and flow of energy, along with nutrition and ecological system. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, इन जिम्नोस्पर्म्स द ओनली नेगेटिव मोड ऑफ पॉलिनेशन इज। सो एक आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है एनिमोफाइली। एनिमोफाइली ही एक नेगेटिव मोड ऑफ pollination है। Now this mode of pollination in which pollination occurs through the action of wind. In gymnosperms, such conifers like pines, trees, and wind pollination, that is anemophily, predominant mode of pollination. Now, pollen grains are released into the air and carried out by wind to reach the female cones and ovules for fertilization. ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन बताया, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। जिम्नोस्पर्म्स क्या प्रोड्यूस नहीं करते, फ्लावर्स
प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और ये विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू? इनमें से एक मसल टिश्यू नहीं है, क्या? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो मसल टिश्यूज कौन सी नहीं है? देखो, कनेक्टिव टिश्यू आपकी मसल टिश्यू नहीं है, स्केलेटल मसल टिश्यू है, कार्डियक मसल टिश्यू है, स्मूथ मसल्स ऑफ कोर्स मसल्स टिश्यू है, ये तीनों ही तीनों मसल टिश्यू है। लेकिन जो कनेक्टिव मसल है वो कनेक्टिव मसल नहीं होती। कनेक्टिव टिश्यूज हम ब्लड को कहते हैं, ये कनेक्शंस क्रिएट करने का काम करती है। Now connective tissues is a type of tissue that provides support structure and connectivity within the body as the name suggests, but it is not a type of a muscle टिश्यूज। तीन तरीके के ही मसल टिश्यूज हैं, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स आपकी स्पेसिफिकली हार्ट से रिलेटेड है। स्केलेटल मसल्स जिन भी मूवमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जैसे हैंड का मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स, आपके चलने का मूवमेंट, उठने बैठने का मूवमेंट, ये आपके सारे के सारे स्केलेटल मूवमेंट्स हैं, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट्स है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनको हम वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि आपका खाने का डाइजेशन होना, जैसे आपकी ब्रीदिंग एक्टिविटी है ना, ये आपकी कंट्रोल में एज सच नहीं है। जो गैसेस ट्रांसपोर्ट है या फिर जो आपका डाइजेशन या जो पेरिस्टालिसिस की प्रोसेस होती है, जो मूवमेंट होता है फूड का आपकी बॉडी में, सो इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल मूवमेंट्स। ये स्मूथ मसल से बनती है ना। नाउ कनेक्टिव टिश्यूज आर नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो फटाफट से लिवर को टिक करेंगे क्योंकि लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन स्किन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप देखो, हम कब बोलते हैं ऑर्गन किसी को? सेल्स होती हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाती हैं, सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, एंड सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स या ऑर्गन का असेमिलेशन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो सेल्स खूब सारे टिश्यूज बनाए, उन टिश्यूज ने क्या बनाया? ऑर्गन बनाया, स्किन। तो स्किन भी एक तरीके का ऑर्गन है और ये मेजॉरिटी ऑफ द सरफेस एरिया कवर करता है, इस वजह से स्किन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। So complex cytoskeleton system, plasma membrane, shared metabolic pathways and प्रोटियोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्स स्केलेटल सिस्टम। जो कॉम्प्लेक्स स्केलेटल सिस्टम है, इट इज द पर्टिकुलर फीचर विच इज present, which is not found in prokaryotes but found in eukaryotes। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, शिम्पर। सो इन दिस क्वेश्चन, किसने किसको क्या नाम दिया, कौन कौन सी पर्टिकुलर फील्ड का फादर है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सारी चीज़ों को आपको खास से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए इज अपोजिट, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड या फिर जिगजैग? सो अलग अलग तरीके का जो एसिमिलेशन है डीएनए का वो डिफरेंट होता है, एंड जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है दैट इज राइट हैंडेड। राइट हैंडेड क्या होता है? उसका कॉइलिंग होता है, जो मूवमेंट होता है, अब आपने देखा होगा ट्विस्टेड लैडर जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो ये जो ट्विस्टिंग है किस साइड पे होती है? वो राइट हैंडेड साइड पे ट्विस्टिंग होती है, जो कॉइलिंग होती है डीएनए की। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सो let's finish this 50 question here everyone. Let's finish today's class. In the next video we will start discussing from question number 51. अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल देर मत करो, क्लासेस ज्वाइन करो एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू करो आज से ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल है सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, share this video with your friends, and thank you so much for watching this video. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.